Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 3 Ruling the Countryside. In this chapter, we start with the image. As you can see here, that this is the image of Robert Clive accepting the Diwan of Bengal, Bihar, and Orissa from the Mughal ruler in 1765. So, the East India Company became the Diwan of Bengal on 12 August 1765. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. The company needed to administer the land and organize its revenue resources. It needed to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. So, the revenue of the company's aim was to increase the revenue to buy fine clothes and silk clothes as cheaply as possible. The main reason क्या था to increase the revenue ताकि कंपनी बाय कर सके फाइन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स जितना ज़्यादा चीप हो सके उतना पॉसिबल विद इन अ स्पेन ऑफ 5 years 5 years के अंदर ही द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी इज इन बंगाल डबल्ड. The company before 1865 purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. कैसे कंपनी ने 1865 में गुड्स को परचेज किया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. नाउ इट वाज फाइनेंस्ड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल. Artisan production was in decline and agriculture cultivation showed sign of collapse. Then in 1770, uh, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. So the needed to improve agriculture. क्या ज़रूरत पड़ी थी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की. इन 1793 द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट. क्या स्टार्ट हुआ था 1793 में? द परमानेंट सेटलमेंट. बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. क्या बोला जाता था राजा एंड तालुकदार को? जमींदार बोला जाता था. Who were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. Okay, the amount to be paid was fixed permanently. That's why the settlement called as permanent settlement. So this settlement would ensure a regular flow of revenue into the company's coffer and at the same time encourage the जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. तो सेम टाइम पे जब परमानेंट सेटलमेंट आया था इन 1793 कि एक पर्टिकुलर रेवेन्यू लिया जाएगा बाय द पीजेंट्स और उसे कौन लेगा? द जमींदार्स. ठीक है. एंड जमींदार किसको पे करेंगे वो रेवेन्यू? टू द कंपनी. ओके. तो इसलिए जमींदार को भी इनकरेज किया गया ताकि वो अपने लैंड को भी इम्प्रूव करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स उसमें वर्क करें और वो उससे क्या ले सके? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें. राइट. But there was a problem. The permanent settlement created problem. Soon the company official discovered that the zamindar were not investing in the improvement of land. तो कंपनी को क्या फील हुआ? दैट जमींदार जो राजा थे वो लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज द फिक्स्ड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई. क्यों था ऐसा? क्योंकि जो फिक्स रेवेन्यू था दैट वाज द परमानेंट रेवेन्यू वो बहुत ही ज़्यादा हाई था. ओके. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th century द सिचुएशन चेंज. द प्राइजेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड. इवन देन द जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड. प्राइजेस भी बढ़ गए, कल्टिवेशन भी बढ़ गया, फिर भी जमींदार वॉज नॉट इंटरेस्टेड. ओके. सो इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव. द रेंट दे पे टू द जमींदार वॉज हाई. जो रेवेन्यू वो पे करते थे जमींदार को दैट वॉज हाई. तो उन्हें लोन लेना पड़ता था. दे टुक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड जब वो फेल हो जाते थे लोन को पे करने में तो उनसे उनका लैंड ले लिया जाता था. ओके. तो दैट एट दैट टाइम अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड. कौन सा सिस्टम डिवाइस हुआ उस टाइम पे? कौन सा सिस्टम लाया गया? द कंपनी ऑफिशियल डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू. Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. So under his direction, collectors went from village to village inspecting the land, measuring the field and recording the customs and right of the different group. So the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. एस्टिमेशन लगाया गया हर एक विलेज का कि इतना पर्टिकुलर रेवेन्यू इस पर्टिकुलर विलेज से आना चाहिए. ओके.
सो दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड. टाइम टू टाइम इसे चेंज करते रहना है, ना कि फिक्स रखना है जैसे परमानेंट रेवेन्यू के टाइम था. ओके, सो द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार. अब जमींदार के हाथ में चार्ज नहीं था, किसके हाथ में चार्ज था? विलेज हेडमैन के हाथ में चार्ज था. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सिस्टम, और इसे क्या बोला गया? महलवारी सिस्टम. Now next system is the Monroe system. In the British territories in the south, a new system was devised known as Ryotwar, जिसे बोला गया रियोटवार या रियोटवाड़ी सिस्टम. दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया. द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, जो रियोट्स भी बोलते हैं जिनको, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस. ये सेटलमेंट किसके साथ था? उन पीजेंट्स के साथ जो कल्टीवेशन करते हैं लैंड के ऊपर. द फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटेड सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड. ओके, बट ऑल वॉज नॉट वेल. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, इनकम बढ़ाने के लिए लैंड से, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड हाई रेवेन्यू डिमांड. उन्होंने बहुत एकदम से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, रियॉट्स फ्लेड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स. Now crops for Europe. By the late 18th century, the company tried to expand the cultivation of opium and indigo. अब कौन सा क्रॉप कल्टिवेट किया जाने लगा? ओपियम एंड इंडिगो. द कंपनी फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. बहुत सारी जगह पे कंपनी ने लोगों को फोर्स किया कि वो दूसरी क्रॉप्स को भी ग्रोन करें, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, and rice in Madras. Okay, so now you can see here we have the Kalampakari print, that is of 20th century India, and a Morris cotton print late 19th century in England. So actually it was the कलर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिगो. ठीक है, इंडिगो का ही पार्ट है, बट ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स में आपको शो कर रहा है. ओके, सो दीज टू प्रिंट्स आर एक्चुअली इंडिगो, बट द कलर वॉज डिफरेंट. सो वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो डिमांड क्यों बढ़ गई इंडियन इंडिगो की? दैट इंडिगो प्लांट्स ग्रो इन द ट्रॉपिक्स एंड इंडियन इंडिगो वॉज यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ्स. So small amount of Indian indigo reached the Europe market and its price was very high. पहले जाता था इंडिगो, इंडियन इंडिगो, बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था. तो देयरफॉर यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट. इसलिए प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिगो के लिए, कलर के लिए, आई मीन दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा. Okay, so indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull, as it already seen in the last two images. By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. So between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. 1783 से 1789 के बीच में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो हाफ हो गया. ओके, नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. इन यूरोप the demand for indigo was high, so the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. Okay, so gradually the indigo trade grew, so commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Okay, so the company officials were attracted by the prospect of high profits and came to India to become indigo planters. Actually, they came here to become the indigo planters. Now, we study how was indigo cultivated. There were two main systems of indigo cultivation, that was niche and ryote. तो within the system of niche cultivation, क्या होता था niche cultivation में? The planters produce indigo in land that he directly controlled, or he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired labor. Okay,
So there was also a problem with the niche cultivation, that under niche cultivation, the planters found it difficult to expand the area. So indigo could only be cultivated on fertile land. Planters attempt to lease land around the indigo factory and evict the peasants from the area. Niche cultivation on a large scale also required many plugs and bullocks. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. So, main problem kya tha in niche cultivation, that they were not able to expand the area. Okay, now the indigo on the land of riots. The planters under the Riote system were forced to sign a contract and agreement, जिसे बोला गया सत्ता. Okay, those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. जिन्होंने agreement को sign किया, they got cash advance. Okay, when the harvested crop was delivered to the planter, a new loan was sanctioned and the cycle start all over again. फिर उनसे revenue लिया जाता था, फिर वो अपना लैंड का रेवेन्यू पे करते थे, देन फिर वो हायर होते थे, देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द टोटल अमाउंट वेंट फॉर द कंपनी. सो पीजेंट्स सून रियलाइज हाउ द लोन सिस्टम वॉज. जल्दी से पीजेंट्स को पता चल गया कि लोन सिस्टम एक्चुअल में है क्या. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. अब इंडिगो के हार्वेस्टेशन के बाद, कल्टिवेशन के बाद राइस को तो सोन नहीं किया जा सकता. सो द ब्लू रेबिलियन स्टार्टेड. क्या स्टार्ट हुआ? ब्लू रेबिलियन स्टार्ट हुआ. एंड आफ्टर दैट रियॉट एंड बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. तो जितने भी रियॉट्स थे बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया इंडिगो को ग्रो करने के लिए. पीपल हु वर्कड फॉर द प्लांटर वर सोशली बॉयकॉटेड एंड गुमैस्ड. Agents of planters who came to collect rent were beaten up. The Bengal riot had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. The Indigo peasants believed that the British government would support them. Indigo peasants को क्या लगा कि British उन्हें support करेगा. But their struggle against the planters. After the revolt of 1857, क्या हुआ? 1857 के रिवॉल्ट के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरिड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन. उन्हें क्या लगा कि एक बार फिर से रिबेलियन स्टार्ट हो सकता है. सो एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट. द गवर्नमेंट सेटअप द इंडिगो कमीशन. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, दे सेटअप अ इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. The commission asked the riot to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. Okay. So indigo production collapsed in Bengal after the revolt. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators. एक peasant ने क्या किया, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आप चंपारण में आकर एक बार देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है. In 1917 he visited, which marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. So that was all about the indigo rebellion. Okay, that's it. Thank you everyone.